हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। खवातीनो हजरात, वो अफसानवी मोहल्लात में रहते थे। हीरे जवाहरातों के जहीरे उनके पास होते थे। रोज राइस गाड़ियों के बेड़े हुआ करते थे और सुस्सी रेल गाड़ियों में सफर किया करते थे। वो अपनी रियाया की जिंदगी और मौत पे पूरा इख्तियार रखते थे और हजारों मुंशी उनकी एक आवाज पे हर तरह की जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। हम बात कर रहे हैं उन महाराजों की जो इंडिया की आजादी से पहले इस हित्ते के अंदर राज किया करते थे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया की आजादी के बाद इंडियन हुकूमत ने इन महाराजों के साथ क्या सलूक किया। क्या इंडिया ने आजादी के बाद इन रियासती हुक्मरानों के साथ धोखा किया? 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 562 महाराजों का इंडिया के करीब आधे हिस्से के ऊपर कब्जा था और 1/3 इंडिया की आबादी के ऊपर ये महाराजा हुकूमत कर रहे थे। बरतानिया के सबसे ज्यादा वफादार इत्तेहादी होने की वजह से कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन बरतानिया की सल्तनत के इख्तितामी खेल के अंदर इन महाराजों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यही महाराजा जो सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर समझे जाते थे, चंद ही सालों के बाद एक आम सी इंसान की तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। इन महाराजों को उन्हीं से धोखा मिला जिनके ऊपर ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स। इन महाराजों को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर उन्हें इंडिया के साथ रहना है और अपनी सल्तनत को बचाना है तो उन्हें अपने अंदर मजीद जमहूरी तब्दीलियां लानी होंगी। चूंकि बरतानिया की तरफ से इन इस्लाहात को लाने के लिए बड़ी नरमी से दबाव डाला जा रहा था, इस वजह से ये महाराजा किसी खुशफहमी के अंदर रहे। जब लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय बने तो इन महाराजों को ये उम्मीद पैदा हुई कि इस जैसा अशराफिया का बंदा उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन को बरे सगीर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने फैसला किया कि इन महाराजों के बारे में हम आखिर में जाके फैसला करेंगे। बरतानिया की तरफ से जो पैगामात इन महाराजों को भेजे जा रहे थे, उनके अंदर भी तजाद पाया जाता था। एक तरफ तो उनको ये श्योर किया जा रहा था कि उनका इत्तेहाद जो बरतानिया के साथ है वो कभी भी नहीं टूटेगा और उनकी रियासतें अपनी जगह पे कायम रहेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ इन रियासतों को तोड़ने के लिए अंदर ही अंदर कोशिशें की जा रही थी। कौम परस्तों को पहले भी ये लोग पसंद नहीं थे और खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले वजीर आजम बने, उनकी राय इन महाराजों के बारे में शुरू से ही कुछ बड़ी अच्छी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा वल्लभ भाई पटेल ने रियासती वजीर होने के नाते इन शहजादों से मुलाकात करना शुरू की और इनके साथ मामलात तय करना शुरू किए। उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि अगर इंडिया को इलाकाई तौर पर और सियासी तौर पर कायम रहना है तो इन रियासतों को इंडिया के साथ शामिल होना पड़ेगा और अगर कोई इस मुआहदे से इनखराफ करता है तो वो इंडिया के दिल में खंजर खोपने के बराबर होगा। असूली तौर पे इन महाराजों के पास दो रास्ते थे, या तो वो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के साथ इल्हाक कर सकते थे, या फिर इक्तदार की मुंतकली के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट रियासतों का ऐलान कर सकते थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, वल्लभ भाई पटेल और उनके एक नायब ब्यूरोक्रेट्स वीपी मेनन के सामने इन महाराजों को अपने गिर्द घेरा तंग होता हुआ नजर आया। इनसे कहा गया कि आप इंडिया के साथ इल्हाक करें और दिफा, खारजा अमूर और मुवासलाती निजाम के अलावा बाकी सारे अमूर के ऊपर आपको आजादी दी जाएगी। आपके रियासती अमूर के अंदर किसी किस्म की भी दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो आप इस चीज का खतरा मोल लेते हैं कि आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट बगावत के लिए उठ खड़े होंगे। ये एक तरह से इनडायरेक्टली महाराजों को थ्रेट भी दिया गया था कि आपको फैसला इंडिया ही के हक में करना होगा। खतरनाक अंजाम की पेशनगोई और इस बेबसी के आलम में बहुत सारे महाराजों ने तो इंडिया के साथ इल्हाक पे दस्तखत कर दिए, लेकिन चंद एक रियासतें ऐसी थी जिन्होंने रेजिस्ट किया। खासतौर पे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद शामिल है, जिनको बाद में बंदूक की नोक के ऊपर जम कर लिया गया और हैदराबाद के अंदर एक नाम नेहाद ऑपरेशन में 25,000 लोगों की जानें भी गईं। जल्द ही इन महाराजों के साथ किए गए वादे तोड़ दिए गए और छोटी रियासतों को पहले से कायम सूबों जैसे उड़ीसा और राजस्थान जैसी यूनियंस के अंदर जम होने पे मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक कि ग्वालियर, मैसूर, जोधपुर और जयपुर जैसी बड़ी रियासतें जिनके बारे में पटेल और मेनन ने वादा किया था कि वो आजाद रहेंगी, उनको भी मर्ज कर दिया गया। आज इंडिया का नक्शा जिस तरह से नजर आता है वो इन रियासतों के मर्ज होने के बाद ही डेवलप हुआ।
अगर ये रियासतें अपने तय आजाद रहती, खुद मुख्तार रहती, तो शायद इंडिया का नक्शा भी वर्ल्ड मैप के ऊपर किसी और तरह से दिखता। इन रियासतों को अपने अंदर मर्ज करना ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक मुनाफा बख्श डील थी। जितना रकबा पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया से सेपरेट हुआ, ऑलमोस्ट उतना ही रकबा इन स्टेट्स को मर्ज करने के बाद दोबारा इंडिया के अंदर शामिल हो चुका था। और इसके साथ ही करीब 1 अरब रुपया नकद और बहुत ही ज्यादा सरमाया भी इंडिया के हिस्से में आया। और इसके बदले में करीब आधे महाराजों को टैक्स फ्री निजी तनख्वाह दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा कीमत मैसूर के महाराजा को करीब 20,000 पाउंड सालाना से लेके कटौदिया के आजिज तल्लकदार के लिए 20 पाउंड माहाना तक थे, जो एक क्लर्क के तौर पे काम करते थे। ये निजाम सिर्फ 2 दिहाइयों तक ही चल सका। उसके बाद शाही खानदान के मर्द और खवातीन ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपोजिशन को ज्वाइन करना ही बेहतर समझा। अपने वालिद की तरह इंदिरा गांधी भी इन महाराजों से शदीद नफरत करती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से इनके सिस्टम को तोड़ा जाए और इन महाराजों के तस्लीम करदा मनसब को वापस लेने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना एक फर्माबरदार सदर लगाने और इस अरेंजमेंट को किसी तरह से कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इन इख्तियारात को वापस लेना किसी सदर की सवाबदीद नहीं हो सकती। उसके बाद 1971 के अंदर इंदिरा गांधी 2/3 अक्सरियत के साथ जीतती हैं और इन महाराजों के अलकाबात और मराद को वापस लेने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक बिल डालती हैं और बड़ी आसानी के साथ वो इस बिल को पास करवाने में कामयाब हो जाती हैं। ये वो दिन था जिसके बाद इंडिया के अंदर महाराजों के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उनके नाम के साथ या टाइटल के साथ जो शाही खानदान का नाम जुड़ता था उसको भी सिरे से खत्म करके सारी मराद और सारे टाइटल्स को वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के शाही निजाम के एग्जिस्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ही कम इंडियंस ने शाही निजाम के इस सिलसिले को खत्म होने पे किसी किस्म का अफसोस जाहिर किया। बरतानिया के बरक्स इंडिया के अंदर अब शाही खानदान का किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं रहा, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया वो बहुत ही नाखुशगवार था और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि महाराजाओं के साथ जो सलूक किया गया वो भी बड़ा गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी था। इस सारी कहानी को मुख्तलिफ इंडियन हिस्टोरियंस ने किताबों के अंदर लिख दिया है। कोई भी शख्स जाके इस कहानी को वेरीफाई कर सकता है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।